बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग, पाठशाला बंद लेकिन शिक्षण शुरू। इस अभियान अंतर्गत ऑनलाइन अध्यापन में मैं कविता कैलाश लोहार आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की तासिका में कक्षा 9वीं विषय हिंदी, हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तिका में से व्याकरण विभाग, मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के तासिका की शुरुआत करने से पहले कल के तासिका में आपको किस घटक के बारे में जानकारी दी गई उसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, कल के तासिका में आपको उपयोजित लेखन में से निबंध लेखन, निबंध लेखन क्या होता है, एक अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या होती है, निबंध की रूपरेखा क्या होती है, एक अच्छे निबंध का नमूना कैसे लिखा जाता है, इस बारे में आपको कल के तासिका में जानकारी दी गई। तो चलिए बच्चों, आज के तासिका की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेंगे मुहावरे। मुहावरे अर्थ और वाक्य। बच्चों, परीक्षा में आपको भाषा अध्ययन 14 अंकों के लिए पूछा जाता है और इसी 14 अंकों में से मुहावरे आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आपको आपके सामने 2 सवाल हैं। पहला, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, ठेस लगना, दूसरा, चकमा देना। बच्चों, इन्हीं दोनों में से आपको किसी एक सवाल का जवाब लिखना होगा। जब आप उस सवाल का जवाब लिखते हो तो उसका अर्थ और अर्थ का उचित वाक्यों में प्रयोग करना आपको पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ अर्थ लिखा तो उसके लिए आपको आधा अंक प्राप्त होगा। अगर आपने अर्थ लिखने के बाद उचित वाक्य में प्रयोग किया तो आपको इसके 1 अंक प्राप्त होंगे। अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कोष्ठक में मुहावरे दिए जाते हैं। कान में डालना, खुशी का ठिकाना न रहना, ऐसे आपको कोष्ठक में मुहावरे दिए जाएंगे। उसके नीचे आपको एक सवाल पूछा जाएगा। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर पायल को बहुत खुशी हुई। तो बच्चों, जो आपको सवाल पूछा जाएगा उसके जो सवाल के अंदर जो शब्द होते हैं, जिस शब्द के नीचे अधोरेखित किया होता है, वहां पर आपको जो कोष्ठक में जो उचित मुहावरे होते हैं उनका चयन करके आपको फिर से उस सवाल का वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर पायल को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, इसका मुहावरा क्या होता है बच्चों? खुशी का ठिकाना न रहना। तो आपको फिर से यह वाक्य लिखना होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको बच्चों यह 1 अंक प्राप्त करना होगा तो आपके लिए आपको मुहावरे को पढ़ना होगा। यानी मुहावरे होते क्या है और मुहावरों का उचित अर्थ हम कैसे लिखेंगे, तब अब हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे। मुहावरे। मुहावरा का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीतों से हुआ है। कभी कभी लोग कोई बात लाक्षणिक भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरे के रूप धारण कर लेती है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। एक मुहावरा उतना कह देता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका भी नहीं कर सकते। मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना
बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। बच्चों, अब हम मुहावरा की परिभाषा देखेंगे। मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थों को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। उदाहरण, पहला, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं फुला न समाया। तो बच्चों, फुला न समाया यह आपका मुहावरा है, पर इसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। दूसरा, केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। हवाई किले बनाना यह मुहावरा है, पर उसका उचित अर्थ है कल्पना में खोए रहना। बच्चों, अगर हम सिर्फ कल्पना ही करते रहेंगे तो काम कैसे बनेगा? तो कल्पना में खोए रहने से हमें जो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिर्फ हवाई किले बनाने से काम नहीं चलेगा। इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाया और हवाई किले बनाना वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं ले जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं मुहावरों का काम है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए। मुहावरों की विशेषता। पहला, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट कटना तो इससे कोई विशेष अर्थ नहीं प्रकट होता है। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में एक संकेत, सुंदरता और एक लय प्राप्त हो जाती है। बच्चा, पेट काटकर पढ़ाया यानी क्या? बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की और उससे मैंने जो पैसे कमाए उसके वजह से मैंने अपने लड़के को पढ़ाया, यानी पेट काटकर मैंने अपने लड़के को पढ़ाया। दूसरा, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना आप सभी को मालूम है कि खिचड़ी हम खाते भी है, पर खिचड़ी पकाना ये दोनों शब्द मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ नहीं लिया जाता, लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तब विशेष अर्थ होगा, वह है गुप्त रूप से सलाह करना। तो खिचड़ी पकाना इसका अर्थ क्या होगा? गुप्त रूप से सलाह करना। पहला, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग नहीं। दूसरा, मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता है, उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। चौथा, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है। पांचवा, मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक है। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वालों के श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। 6, देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं, नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। 7, हिंदी भाषा के ज्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है, यह दूसरी भाषा के मुहावरों में भी ऐसा ही होता है। अब हम मुहावरों के प्रकार देखेंगे।
मुहावरों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सादृश्य पर आधारित। इस पर मुहावरे होते बच्चों जैसे दाल न गलना, सोने पर सुहागा, पापड़ बेलना आदि। दूसरा, शारीरिक अंगों पर आधारित। इस पर मुहावरे होते हैं बच्चों जैसे अंग ढीला होना, सिर हिलाना, पीठ दिखाना। तीसरा, असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। बच्चों इस पर मुहावरे हुए होते हैं जैसे जमी आसमान एक करना, तारे दिखाई देना, पानी में आग लगना। चौथा, कथाओं पर आधारित मुहावरे। इस पर मुहावरे होते बच्चों दुम दबाकर भागना, एक और एक 11 होना। पांचवा, प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। बच्चों इन पर मुहावरे होते हैं एक ही लकड़ी से हाँकना, एक आंख से देखना। और 6, घटना पर आधारित मुहावरे। इस पर मुहावरे किए जाते बच्चों गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऊपर की आमदनी। इस तरह से आपको मुहावरे के प्रकार होते हैं और आपको इस तरह से मुहावरे पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम एक एक करके मुहावरा देखेंगे। नजर आना, इसका अर्थ है दिखाई देना। इसका उचित वाक्य है उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। बच्चों हमारा जो नजरिया होता है, जो देखने का तरीका होता है, उसी नजरिया से हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, यानी दिखाई देना। जो नजर हमारी होती है उसी से हमारे सोच होती है। जैसे उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। कान न देना, अर्थ सुनकर भी अनसुना करना। इसका उचित वाक्य है अध्यापक ने कई बार विद्यार्थी को समझाया पर उसने कान न दिया। तो बच्चों कान न देना यानी हमारा कान निकाल कर नहीं देना है, तो कान न देना यह एक मुहावरा है। पर अगर हमें उसको वाक्य में लेना है तो उसका अर्थ होता है सुनकर भी अनसुना करना। तंग आ जाना, इसका अर्थ होता है परेशान हो जाना। इसका उचित वाक्य है शिक्षक नटखट बच्चे से तंग आ गए थे। उखाड़ फेंकना, इसका अर्थ है जड़ से हिला देना, असहाय बना देना। बच्चों इसका उचित वाक्य है सरकार आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। इसका अर्थ बच्चों की जड़ से हिला देना कि सरकार जो आतंकवादी जो हमले करते हैं तो उसे सिर्फ हमारे देश से उखाड़ कर फेंकना नहीं है, जो जहां से वो आते हैं वहां से उनको उखाड़ फेंकना है। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव, पुलाव यानी पदार्थ होता है जो हम खाने के लिए करते हैं। पर अगर यही वाक्य हम यही मुहावरा अगर हम वाक्य में लेते हैं तो उसका अर्थ होता है कल्पना में खोए रहना। इसका उचित वाक्य बनता है नमन जब देखो तब ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अंगूठा दिखाना, जैसे चित्र में दिखाया है वैसा अंगूठा दिखाना होता है, पर मुहावरा अगर हमने लिया तो उसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। उसका उचित वाक्य बच्चों स्वार्थी मित्र आवश्यकता के समय अंगूठा दिखा देते हैं। गंगा नहाना, गंगा यह नदी का नाम है और वह एक पवित्र जल है। गंगा नहाना इसका अर्थ होता है कि गंगा में नहाना। पर अगर हमने गंगा नहाना यह मुहावरा वाक्य में लिया तो उसका अर्थ होता है कर्तव्य पूरा करना। उसका उचित वाक्य है बेटी का ब्याह ठीक ढंग से हो जाना, पर पिता ने जैसे गंगा नहा लिया। लगाम खींच कर रखना, तो लगाम जिसे चित्र में दिखाई दिया है घोड़ा है और घोड़े की जो लगाम है उसे खींच कर रखना, पर उसका अर्थ है नियंत्रण रखना। उसका उचित वाक्य है माता पिता को अपने बच्चों की लगाम खींच कर रखनी चाहिए। हाथ साफ करना, हाथ साबुन से धोना इसका अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ होता है चोरी करना, सामान गायब करना। उसका उचित वाक्य है
नमी के नौकर ने कब उसके सारे गहनों पर हाथ साफ कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। रट लगाना, इसका अर्थ है बार बार एक ही बात कहना। उसका उचित वाक्य है, मधुर को कितना ही समझा लो, जो सूझ जाए बस उसी की रट लगाए रखती है। गले का हार, जैसे गले में पहनने वाला हार होता है, पर मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। उसका उचित वाक्य है, सलील अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बना हुआ है। बच्चों, अब हम रेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखें। तो कोष्ठक में दिए गए मुहावरे, डिंग मारना, सिर माथे लेना, जान के लाले पड़ना, बाएं हाथ का खेल, इस तरह से आपको मुहावरे दिए जाते हैं। अब उसके ऊपर से सवाल। पहला, मुनीम कैलाश चंद मालिक का आदेश सदा आदर सहित मानते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के नीचे अधोरेखित किया होता है, वहां पर आपको उचित यानी चयन करके आपको मुहावरा फिर से लिखना होता है। तो पहला, मुनीम कैलाश चंद मालिक का आदेश सदा सिर माथे लेते हैं। दूसरा, सलील के लिए मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बहुत आसान है। तो बहुत आसान है, इसका मुहावरा होता है बाएं हाथ का खेल। तो सलील के लिए मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बाएं हाथ का खेल है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ में हजारों लोगों की जान मुश्किल में फंसी है। तो जान मुश्किल में फंसी है, इसका मुहावरा होता है जान के लाले पड़ना। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ में हजारों लोगों की जान के लाले पड़े हुए हैं। बच्चों, आपको परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, आप में से कोई कोई बच्चे बहुत ही सोचने वाले या विचार पूर्वक लिखने वाले होते हैं। तो आप क्या करते हो, अगर किसी मुहावरे का अगर आपको उचित वाक्य लिखना होगा, तो आप बड़े से बड़े लिखते चले जाते हो। पर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको उचित वाक्य लिखना होगा, तो आपको छोटा से छोटा वह वाक्य लिखना होगा। और जब भी आप मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका उचित वाक्य लिखेंगे, तो वह वाक्य छोटा तो होगा, पर लेकिन व्याकरण दृष्टि से और विराम चिन्हों का सही उचित उपयोग करके आपको वह वाक्य फिर से लिखना होगा। तो यह हमने अब तक क्या देखा, मुहावरे, मुहावरे का शब्द, मुहावरे का अर्थ और मुहावरे की परिभाषा हमने देखी। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको परीक्षा में 3 सवाल पूछे जाते हैं, और इन्हीं तीनों सवालों में से आपको 2 सवाल के सही उत्तर लिखने होंगे, और इन्हीं दोनों प्रश्नों पर आपको 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण कैसे करना है कि वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए, वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, लिंग संबंधी अशुद्धियां। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार ही होगी, और यदि वह कर्म के अनुसार है, तो वह कर्म के लिंग के अनुसार ही होगी।
यदि ऐसा न हो तो वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे अशुद्ध वाक्य पहला, बेटी पराया घर का धन होता है। तो इस वाक्य में बेटी के बारे में कहा जाता है, तो होता यह अशुद्ध शब्द है। बेटी पराया घर का धन होती है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। दूसरा, आज तुमने नया पोशाक पहना है। नया, यह अशुद्ध शब्द है। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तीसरा, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। तुम्हारा और सुनना पड़ा, यह अशुद्ध शब्द है। तीसरा, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, तो यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तो बच्चों, हमने अब देखे लिंग संबंधी अशुद्धियां। दूसरा, वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन का प्रयोग सही ढंग से न किया जाए तो अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य पहला, भारत में अनेकों राज्य हैं। अनेकों, यह अशुद्ध शब्द है। भारत में अनेक राज्य हैं। अनेकों और अनेक का एक ही अर्थ होता है, तो लिखना अनेक होता है। दूसरा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। देते, यह अशुद्ध शब्द है। तो प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तीसरा, इस समय 4 बजा है। बजा, यह अशुद्ध शब्द है। इस समय 4 बजे हैं। तो इस तरह से वचन संबंधी अशुद्धियां होती है। तीसरा, कारक संबंधी अशुद्धियां। यदि वाक्य में उचित कारक चिन्हों पर सर्ग से को, का के लिए आदि का उचित प्रयोग किया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य पहला, मैंने राम को पूछा। मैंने राम को, अगर हमें किसी से पूछना है तो को, यह अशुद्ध शब्द है। तो मैंने राम से पूछा, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। दूसरा, नौकर का काम कमीज। का, यह अशुद्ध शब्द है। नौकर की कमीज, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तीसरा, मैंने नहीं जाना। मैंने, यह अशुद्ध शब्द है। तो मुझे नहीं जाना, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। बच्चों, यह होते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। चौथा, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में पदों का क्रमबद्ध होना व्याकरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। यदि इस क्रम का ध्यान न रखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य पहला, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। तो यह अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। दूसरा, आप जाएंगे क्या, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, क्या आप जाएंगे। तीसरा, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। यह पदक्रम संबंधी अशुद्धियां है। पांचवा, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। पहला, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता न हो परंतु फिर भी यदि उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती है। जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। मंगलवार और दिन, यह एक ही है, यानी मंगलवार भी दिन ही होता है। तो शुद्ध वाक्य से मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। दूसरा, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती है। जैसे हमारे देश के मनुष्य मेहनती है। मनुष्य, यह अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध, हमारे देश के लोग मेहनती है, यह शुद्ध वाक्य रूप से है। तो यह थे
संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। 6. सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं। उदाहरणार्थ अशुद्ध, पहला, मेरे से मत पूछो, यह अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य रूप से मुझसे मत पूछो। दूसरा, तेरे को अब जाना चाहिए, यह अशुद्ध शब्द है, तो तुझे अब जाना चाहिए। आप आपका काम करो, आपका यह अशुद्ध शब्द है, तो आप अपना काम करो, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। यह थे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। 7वां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण का प्रयोग विशेष्य, संज्ञा व सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है, जो वाक्य को अशुद्ध कर देता है। उदाहरणार्थ अशुद्ध, पहला, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी, बड़ी यह अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध, मुझे बहुत भूख लगी है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। दूसरा, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई यह अशुद्ध शब्द है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तीसरा, उसे भारी प्यास लगी है, भारी यह अशुद्ध शब्द है, उसे बहुत प्यास लगी है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। यह थे विशेष संबंधित अशुद्धियां। 8वां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरणार्थ अशुद्ध वाक्य, पहला, वह लड़का मोटर हाँक सकता है। हाँक यानी क्या, किसी को हाँक मारना है, किसी को बुलाना, तो यह अशुद्ध वाक्य शब्द है, तो वह लड़का मोटर चला सकता है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। अपना हस्ताक्षर लगा दो, हस्ताक्षर यानी लिखना, तो हम हस्ताक्षर नहीं लगा, तो अपना हस्ताक्षर कर दो, यह शुद्ध वाक्य है। तीसरा, हमें यह सावधानी लेनी होगी, तो यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप से वाक्य, हमें यह सावधानी बरतनी होगी। यह थे क्रिया संबंधी अशुद्धियां। 9वां, अव्यय संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी अव्यय संबंधी अशुद्धियां होने से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य, पहला, सारे देश भर में अकाल है, तो यह अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य, सारे देश में अकाल है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। दूसरा, एकमात्र दो उपाय है, एकमात्र यह अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप से वाक्य, केवल दो उपाय है। तीसरा, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, यह अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य, आसानी से यह काम कर लिया। यह थे अव्यय संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो उदाहरणार्थ अशुद्ध वाक्य, पहला, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस लौट आया यह अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध रूप से वह बहुत जल्दी लौट आया। दूसरा, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो यह अशुद्ध शब्द है, तो जयपुर में कई दर्शनीय स्थल है। तीसरा, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, कृपया और कृपा एक ही अर्थ है, तो उसका शुद्ध रूप से वाक्य होता है, आप मेरे घर आने की कृपा करें। तो यह थी पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। 11वां,
कभी वाक्य में उचित शब्द का प्रयोग न करने पर भी अशुद्ध हो जाती है। जैसे अशुद्ध वाक्य, पहला, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। गृह, तो यह अशुद्ध शब्द है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। दूसरा, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा, यह शब्द अशुद्ध है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तीसरा, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। बेफिजूल, यह अशुद्ध है, तो तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, यह शुद्ध रूप से वाक्य है। तो यह थे शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। अशुद्ध वाक्य, पहला, निराला बड़े अच्छे कवि थे, तो उसका शुद्ध वाक्य रूप होगा निराला बहुत अच्छे कवि थे। दूसरा, मैंने भी खाना खाने हैं, तो शुद्ध वाक्य मुझे भी खाना खाना है। तीसरा, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्या है संभव हो सकता है, तो शुद्ध रूप से क्या यह संभव है। पांचवा, हमारे को भी वो बात बताओ, तो शुद्ध रूप से हमें भी वह बात बताओ। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने मुहावरे, मुहावरे का शब्द, मुहावरे का अर्थ हमने देखे। मुहावरे का उचित अर्थ लिखकर आपको उसका उचित वाक्य बनाना है, तो वह कितने अंकों के लिए आता है वह भी हमने देखा। फिर हमने देखे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण में हमने देखा कि वाक्य शुद्धिकरण में 3 सवाल पूछे जाते हैं। तीनों सवालों में से आपको 2 सवाल का उचित जवाब देना होता है, और वह वाक्य, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप से आपको लिखना होता है, और वह 2 सवालों के जवाब आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। अगर आपने उन्हीं में से अगर एक सवाल का जवाब दिया तो आपको सिर्फ 1 ही अंक प्राप्त होगा। अगर आपने दोनों सवालों के जवाब दिए तो आपको 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज के तासिका में मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका होगा, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।